की सरकार बन जाती है। कहने का मतलब चुनाव जो भी जीते सरकार बीजेपी की बनेगी। आई थिंक वी हैव मिस्टर राकेश शेट्टी विद अस फाइनली। राकेश शेट्टी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सो कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन। वेरी गुड मीटिंग ऑफ द इंडिया अलायंस, जबरदस्त मीटिंग रही इंडिया अलायंस की। यू मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मैन, यू मस्ट बी रियली एंड ट्रूली अ वेरी वेरी हैप्पी मैन। इट वेंट ऑफ मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। कुछ कहेंगे सर उसके बारे में, बताएं सर प्लीज। बिल्कुल, कल जैसे आपने देखा कि तीसरी बैठक थी और इंडिया अलायंस जो है उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की और एक नया नारा आज हमारे बीच में आया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जी इस इस नारे में भारत भी है और इंडिया भी है। जी और ये मैसेज जो लोग इस देश में डिवाइड एंड रूल की विचारधारा चला रहे, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये इंडिया अलायंस करेगी। और आपने कल अगर देखा होगा तो ऐसे पार्टियां, जो पार्टियों के बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है, कांटे की टक्कर है। हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और सीपीआई है, कांटे की टक्कर। मगर ऐसे पार्टियां अपना डिफरेंसेस छोड़कर इस देश का विचारधारा को बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। ज़बरदस्त, एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। एंड आई होप दैट कंटिन्यूज, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए, जैसे प्रदीप जी और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे, राकेश शेट्टी साहब, कि दी ओनली वे बीजेपी कैन विन कि अगर इंडिया अलायंस में फूट पड़ जाए। अगर आज आप लोगों में फूट पड़ गई तो बीजेपी जीतती है। अगर आप लोग इकट्ठे रहे तो बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है साहब। देखिए, जो फूट पड़ना था पिछले 9 साल में अगर आप देखोगे तो हर पार्टियों के बीच में दरार भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी फूट डाला हुआ है। जैसे आप देखिए, आज रामविलास पासवान जी की पार्टी है, उसका 2 टुकड़े कर दी। जी शिवसेना का 2 टुकड़ा हो गया, एनसीपी का 2 टुकड़ा किया है। सभी जगह आप देखो देश में बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के, आप देखिए आसाम में 2014 में जिस विश्वास शर्मा जी के ऊपर ईडी की इंक्वायरी बिठाई, उनको हमने मंत्री पद से हटा दिया, उनको ही मुख्यमंत्री बना दी। महाराष्ट्र में अपना उदाहरण है आपके सामने, अजित पवार जैसे नेता, जी इसको खुद प्रधानमंत्री कहते कि घोटालाबाज है, और आपने उनको डेप्यूटी सीएम बना दी। जी ये नारायण राणे जी कांग्रेस में थे, उनको 2014 में नोटिस आता है। आज हम देखते हैं 2019 में वो केंद्रीय मंत्री बनाया जाता। तो ऐसा है कि जो लोग कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी में, जब तक वो अलग पार्टी में है तो वो भ्रष्टाचारी है, मगर हमारे पार्टी में आएंगे तो वो साफ सुथरे साफ है। उसी तरह परिवारवाद भी उनके भारतीय जनता पार्टी में उदाहरण देखोगे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह देख लीजिए, दुष्यंत सिंह देखिए, उनकी माँ वसुल राजे वहां पे मुख्यमंत्री थे। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई में सेक्रेटरी है। मतलब परिवारवाद इसी को तो कहते हैं ना। परसों एक न्यूज चैनल के डिबेट पे हमारे उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी डिबेट पे आ गए अचानक से, और उन्होंने ये कहा कि पुष्टिकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं तभी तुरंत जवाब उनको दिया, मैं बोला पुष्टिकरण मतलब एपीसमेंट ना। वही एपीसमेंट है कि आप चुनाव हारने के बाद भी आपको डेप्यूटी सीएम बना जाता है, बिकॉज आपका कास्ट का वोट है, क्योंकि आपके कास्ट का वोट भारतीय जनता पार्टी को जरूरी है, इसलिए आपको डेप्यूटी सीएम बनाया जाता है आमदार हारने के बाद। इसी को बोलते हैं एपीसमेंट। मतलब जो व्यक्ति भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है वो खुद भ्रष्टाचारी, जो एपीसमेंट का विरोध कर रहा है वो उसी कोटे में आया हुआ है। मतलब आज पूरा देश देख रहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं, आज उनके ऊपर ही आरोप लग रहे, और आरोप लगने के बाद आप उसके ऊपर नोटिस दे रहे। नोटिस लेने के बाद जैसा बीजेपी में आता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सब, लेकिन इसका जवाब क्या बीजेपी दे पाएगी सर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उसके बाद प्रदीप जी पूछेंगे आपसे सवाल। राकेश शेट्टी साहब के बार बार आपने जैसे कहा, देखिए साहब, एनसीपी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी, कांग्रेस को भी, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कांग्रेस में हुआ करते थे, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा टीएमसी को भी तोड़ने की कोशिश की गई, वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लालू जी की पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की गई, ऑलमोस्ट तोड़ दी गई। रामविलास पासवान जी की पार्टी को तोड़ दिया गया, और तो और छोड़िए, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया, उनका चुनाव चिन्ह भी ले लिया और नाम भी ले लिया। अब ये इसका जवाब दे पाएंगे क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए बजाज साहब, क्या है कि जवाब हम पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टी नहीं,
देश की जनता देख रही है पूरा तमाशा जी। और वो भी देख रही है कि किस तरह न्यूज चैनल्स पब्लिक को बगलाने का कोशिश कर रहे हैं, उनका डाइवर्जन करने का कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे बहुत कम चैनल है जो साफ सुथरा बात करता है, साफ सुथरा पत्रकारिता करता है, इसलिए आपके चैनल में आने को मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप और प्रदीप जी जिस तरह शो कंडक्ट करते हैं ना, आप लोग न्यूट्रल है। मैं कुछ आपको बताता हूँ, नेशनल बड़े चैनल्स में जाता हूँ, समझना मुश्किल हो जाता है कि बीजेपी का प्रवक्ता कौन है और एंकर कौन। राकेश शेट्टी साहब, आज 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 राहुल गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज कहा। राहुल गांधी ने यह कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे छोटे उद्योग जो व्यापारी है उनको खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द स्मॉल, जो छोटे छोटे व्यापारी है उनके बिल्कुल उनको फिक्र नहीं है। मोदी जी ने कहा कि जीएसटी और राहुल जी ने कहा जीएसटी नोटबंदी हैज डिस्ट्रॉयड देम। राहुल गांधी ने कहा कि वी विल, जहां कांग्रेस रूल स्टेट है, राहुल गांधी जी ने सब चीफ मिनिस्टर्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो छोटे व्यापारी हुए इनको बैंक के आप दरवाजे खुले रखो, उनके लोन दिया करो, उनका ग्रोथ में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। और आगे जाके वो बोला कि हम छोटे व्यापारियों के साथ है, मगर मोदी जी जो है बड़े बड़े उद्योगपति को लेके घूम रहे हैं, उनको छोटे व्यापारी से कुछ लेना देना नहीं है। Can you just elaborate on that, Rakesh Shetty साहब? This is a very, very serious matter. देखिए प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मगर आप जानते हैं कि डॉक्टर के पास कभी कोई मरीज जाता है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, वो उसको डायग्नोस करता है, और उसके बाद डायग्नोस होने के बाद बीमारी का पता करने के बाद वो उसका दवाई देता है। राहुल जी ने भी वही किया है। बजाज साहब जैसे पिछली बार बता रहे थे ना कि राहुल जी 3,500 किलोमीटर जो 5 महीने में कवर किए, उन्होंने बहुत ही सामान्य लोगों से मिले, फेरी वालों से मिले, छोटे बिजनेसमैन से मिले, और इसका फायदा ये हो रहा है और अभी भी वो जारी है। जैसे हम देखा रहेगा कि दिल्ली में एक मंडी में गए, ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठे, कभी कोई बाइक मैकेनिक को मिले, जब वो इन लोगों से मिल रहे हैं, इनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि स्मॉल बिजनेसमैन जो है, जो छोटे व्यापारी है, उनको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। और जैसा उनको ये समझ में आ रहा है, उनका आप देखिए, कल उन्होंने पहली बार इतिहास में दादर में तिलक भवन है, वहां पे पहली बार विजिट किया और वहां पे उन्होंने भाषण दिया, जब भी इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और ये स्टेटमेंट बहुत सही है ना, कि जब तक वो पहले, जब आप ये व्यापारियों का दुख दर्द नहीं समझोगे तब तक उनका इलाज नहीं कर सकते। और जैसा राहुल जी ने इन लोगों से मिला, इनका समस्या समझ लिया, आगे आप देखोगे 2024 के बाद जो भी सोल्यूशन होगा, स्मॉल बिजनेस जो ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स है उनको बहुत उसका बेनिफिट होगा। राकेश शेट्टी साहब, मगर आज अमित शाह ने यह कहा कि जो भूपेश बघेल सरकार है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में, बोले कि पूरा घोटाला की सरकार है। अमित शाह जी का कहना है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि वन विभाग टेंडर में 4,000 करोड़ का घोटाला। गोबर को भी छोड़ा ने, एक्चुअली आपके घर सरकार ने बीजेपी का जबरदस्त स्कीम उठा दिया। गोबर भी किसान से ले रहा था, गोमूत्र भी किसान से खरीद रहा था, मगर अमित शाह जी का कहना है कि उसमें भी घोटाला कर दिया है भूपेश बघेल जी ने 1,300 करोड़ का। फिर शराबबंदी था, उस चीज में शराबबंदी के चक्कर में 2,200 करोड़ के आसपास घोटाला। 36 वचन यहां पर सरकार ने दिए थे छत्तीसगढ़ में, जैसे कर्नाटक में 5 वचन, 11 वचन मध्य प्रदेश में। बोला 36 में से एक भी वचन अमित शाह जी का कहना है कि पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो हाउ डू यू सी दैट सर? बिकॉज छत्तीसगढ़ में आई थिंक यू हैव टू डू अ लॉट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। गरीब कल्याण बहुत स्कीम चालू किया आपने वहां पर। देखिए आपके जो व्यूअर्स है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अमित शाह बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, और अगर 1 रुपया भी अगर इधर उधर हुआ होगा ना, अमित शाह होम मिनिस्टर है, फोन टैपिंग करते हैं, हर चीज के ऊपर ईडी और सीबीआई का नजर है। एक भी चीज गलत हुआ होता तो अभी तक मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ होता, मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया होता। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जिन लोगों के ऊपर कुछ भी आरोप नहीं था, ऐसे लोगों को उन्होंने जेल भेजने का काम किया। अगर आपको लगता है छत्तीसगढ़ में अगर ऐसा कोई घोटाला हुआ होगा और सीबीआई और ईडी चुपचाप बैठा होगा, सबसे पहले दाड़ करती, सबसे पहले
उनका फोन टैप कर देती और उस सबको एक्सपोज किया होता। सर हाउ डू यू नो फोन टैप नहीं हो रहा? सर आपको कैसे मालूम फोन टैप नहीं हो रहा है? मैं तो बता रहा हूँ तो बिल्कुल सर वो जो फोन, मैं आपको बता दूं, वो जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ना, जो इजराइल से खरीदा है पेगासस सॉफ्टवेयर, जब आपका फोन ऑफ भी होता है ना, व्हेन योर फोन इज स्विच्ड ऑफ, अगर आपका फोन कहीं आपके आसपास पड़ा है, आपकी कॉन्वर्जेशन तब भी रिकॉर्ड हो रही होती है, इन केस यू वांट टू नो। करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है। अमित शाह और गुजरात के डीजी, जब अमित शाह स्टेट के होम मिनिस्टर थे, तब हर 15 मिनट में फोन कर कर डीजी से पूछते थे एक लड़की का इंफॉर्मेशन। और कोबरा पोस्ट करके एक चैनल था जिन्होंने इनको पूरा एक्सपोज किया। आज भी यूट्यूब में अगर आपके दर्शक देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, अमित शाह खुद डीजी से पूछ रहे हैं कि वो लड़की कहाँ गई, क्या कर रही है, किसको मिल रही है। इसको स्नूप गेट का नाम दिया गया। मतलब जब आप गुजरात के होम मिनिस्टर थे, आप इतने छोटे छोटे चीज के ऊपर ध्यान देते थे। आज अब देश के होम मिनिस्टर है, 100% सभी मुख्यमंत्री हो, जजेस हो, मंत्री हो, अपोजिशन लीडर्स के फोन टैप 101% हो। लेकिन उसके ऊपर आगे जाकर के पेगासस के ऊपर बहुत बड़ा शोर मचा था 5-6 साल पहले। उसके बाद कांग्रेस उस पर ठंडी पड़ गई है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है अब जाकर के, जैसे प्रदीप जी बोल रहे थे, अब जाकर के जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आपने जो लोगों के इशू हैं वो पकड़े हैं जबरदस्त तरीके से। मतलब जॉब्स को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के, कीमतों को लेकर के, मतलब अब जाकर के ऐसे लग रहा है कि आप जो हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आई थिंक योर एक्सपीरियंस इन हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका एंड मिस्टर राहुल गांधी's पदयात्रा, that Bharat Jodo Yatra seems to have really helped. So Bharat Jodo Yatra Part 2 is now starting next month, sir. आज 2 सितंबर है, 2 अक्टूबर के आसपास शायद बहुत जल्द वो शुरू होने वाला है। मगर उससे भी इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ। बोलिए ना सर। कि हम लोग परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसका तो मोर पब्लिक वोटिंग के जरिए करेंगे। आप देखिए, आज महाराष्ट्र में इतने कॉर्पोरेशंस है, मुंबई कॉर्पोरेशन हो, नवी मुंबई हो, पूना हो, 4-4 साल से इलेक्शन नहीं लिया जा रहा जी। ये पहले तो ये कहा गया कि कोविड है इसलिए नहीं लिए गए। आज क्या कारण है? ये लोग डर चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रिजल्ट पूना के पब्लिक ने जो दिया ना एमएलए इलेक्शन में, और बहुत बुरी हार, भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ माना जाता था, वहां पे उनको हराया गया। उसके बाद इनका हिम्मत नहीं हो रहा है कि कहीं पे भी महाराष्ट्र में चुनाव लिया जाए। अगर चुनाव ले लोगे कॉर्पोरेशंस के, क्योंकि वो तो अभी भी ले सकते हैं आप, क्योंकि सभी चुनाव जो है 3-4 साल से ड्यू है, कोई इसके बात नहीं करे। अगर चुनाव लिया जाए तो लोगों का टेम्परामेंट और लोगों का ओपिनियन हमें मालूम पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने तो बार बार सर्वे किया है कि ये हर चुनाव इनके खिलाफ जाएगा। इसलिए बहुत जल्द आप देखिए, लोकसभा में भी नया सेशन का इन्होंने अनाउंस किया है। और जैसे कि बात किया जा रहा है आज सभी मीडिया हाउसेस में कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की ये लोग बात कर रहे हैं आज। लेकिन क्या वो will that actually be discussed in this parliament session? I doubt it. Will they actually do that? नहीं, Because इन्होंने ऑलरेडी एक कमिटी फॉर्म किया है जो इसके ऊपर स्टडी किया है। राम कोविंद जी जो देश के पूर्व प्रेसिडेंट है, उनको अध्यक्ष बनाया है। और इस पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये देखो आज ये 5 स्टेटों में चुनाव होने वाली है, और ये 5 में से 4 भी हम जीत गए या 3 भी हम जीत गए, कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो भारतीय जनता पार्टी का देश भर में मोरल डाउन हो जाएगा। इसलिए वो लोग सर ऐसा है, ये जो 5 स्टेट है ना, इन 5 स्टेट्स में से बीजेपी को जीतने वाली नहीं है, भले आप 4 जीते या 3 जीते क्योंकि तेलंगाना में भी केसीआर साहब और आपके बीच में लड़ाई है, या आप जीतोगे या केसीआर साहब जीतेंगे, दोनों में से एक। इसलिए बहुत ही कम में बोला कि मैं 5 में से 3 हम जीतने, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये हम लोग जीत जाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश हम जीते हुए थे, मगर आप जानते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने कुछ 22 एमएलए को लेके गए, इसलिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्ती की सरकार बनी। तो ये 3 स्टेट में वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। राइट। राकेश रेड्डी साहब, वन थिंग, आज के तारीख में जिस प्रकार से कांग्रेस के एक टीम वर्क है, एक जबरदस्त कैंपेन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, ये 2019 में हमने देखा नहीं है। 2023-24 में
आप जो इश्यूज उठा रहे हैं, आज राहुल गांधी ने फिर आदिवासी के इशू उठाए, बोले कि आदिवासियों के लिए पैसा कानून कांग्रेस ने बनाया था, आदिवासी हिंदुस्तान का असली मालिक है, बीजेपी आदिवासी के खिलाफ है और बीजेपी आदिवासी को वनवासी मानते हैं। तो ये लगातार देखो, बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ये स्ट्रेस कर रहा है कि बीजेपी इज बीन वर्किंग अगेंस्ट महिला, ओबीसी, दलित, एससी एसटी, अल्पसंख्यक, और धीरे धीरे आप लोग उस चीज को डायरेक्टली हिट करते जा रहे हो बिकॉज ओबीसी और ये सब मिला के 70 to 80% ऑफ द वोटिंग इलेक्टोरल पॉपुलेशन है। एक जबरदस्त, क्या आप ये कैंपेन के बारे में आप कुछ उजागर करेंगे? हम जो दलित, जो आदिवासी है, जो राहुल गांधी ने बोला है कि बी कांग्रेस इज टोटली विद द आदिवासीज एंड बीजेपी इज अगेंस्ट देम। आदिवासी का जो इशू है बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी का जो टाइटल है उसको निकाल के वनवासी किया। आपने बहुत सही बात बोला। यस। और आपको एक बड़ा न्यूज देता हूँ कि धीरे धीरे आदिवासी को अपने जो फॉरेस्ट उनका घर है, जैसे हम लोग फॉरेस्ट में जाते, जो नॉर्मल लोग हैं फॉरेस्ट में जाते, तो यू आर इंक्लूडिंग, मगर आप आदिवासी को फॉरेस्ट से हटा नहीं सकते। मगर इनको अभी वनवासी बोला जा रहा है और इनको भी धीरे धीरे फॉरेस्ट से बाहर करने का कोशिश कर रही है। आप ये जानते नहीं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत सारे स्टेट्स में फॉरेस्ट के अंदर माइनिंग करना चाहती है, जिसको ये माइनिंग शुरू हो गई है सर। आदिवासी समाज इसी को, क्योंकि पेड़ पत्ते नदी सब इनका घर है, और धीरे धीरे वहां पे अगर माइनिंग किया जाएगा फॉरेस्ट खराब हो जाएगा, ये इनको घर मानते हैं। इसलिए इनको वनवासी बोलकर इनको सिटी में लेके आने की कोशिश जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वो कर रही है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके कुछ दोस्त है जिनको माइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, और उनका फायदा के लिए इनको वनवासी बोला जा रहा है और इनको पुनर्वसन करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं, प्रदीप जी आप भी जरा सुन लीजिए, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं। शेट्टी साहब आप भी जरा सुने सर। 2013 की बात है। 2013 में आदरणीय सामान्य राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश गए थे, और वहां पर जो आई डोंट वांट टू नेम द फर्म, उनको जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था एल्यूमिनियम माइनिंग के लिए, राहुल गांधी वॉज द फर्स्ट मैन टू अपोज इट। और उन्होंने सभी आदिवासी भाइयों बहनों को यह कहा था कि मैं राहुल गांधी तुम्हारे साथ खड़ा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे घर पे आइए या मेरे साथ संपर्क कीजिए। तो ये राहुल गांधी जी का आदिवासियों के प्रति जो प्रेम है वो अभी का नहीं है, बहुत पहले का है जी। शेट्टी साहब, आदिवासी को हमेशा आदिवासी बोला जाना चाहिए, वनवासी बोल के उनको एक षड्यंत्र के अंतर्गत पुनर्वासन करने का जो कोशिश किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। सर पुनर्वसन तो उसका होता है ना जिसको पुनर्वसन चाहिए। अब जिसको पुनर्वसन चाहिए नहीं वो जंगल में ही रहना चाहता है, अब आप उसका जबरदस्ती पुनर्वसन कर रहे हैं, ये क्या हुआ? ये तो कुछ मतलब नहीं हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देखता हूँ कि आज आपको आपका स्टूडियो अंधेरी में शायद, बट आप थोड़ा सा दूर आओगे तो बोरीवली के पास आप आओगे तो वहां पे भी आदिवासी, ओरिजिनल आदिवासी मुंबई के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क जिसको हम कहते हैं जी, तो ये उनका घर है। वो कभी वो जंगल छोड़ के जाएगी नहीं, बिकॉज उनका जो इकोसिस्टम है, उनको जो रहने का आदत उसी में, तो सिटी में आके ये लोग नहीं रह पाएंगे। सर 52 पाड़े हैं वहां पे, 52 पाड़े हुआ करते थे। करेक्ट। इधर अपने आरे फॉरेस्ट में, और उसके साथ में जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वहां पे अब कितने रह गए मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वहां पर भी बहुत लोगों को स्थानांतरित किया गया है। आपके दर्शकों को बता दूं, उसी जगह पे झाड़ काटकर और रिजर्व फॉरेस्ट के जगह को काटकर मेट्रो 3 के लिए जो शेड का षड्यंत्र कर रहा था वही। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पे भी इनका बिजनेस इंटरेस्ट है वहां पे इनको वनवासी बोल के पुनर्वसन का कोशिश किया जाए। इसलिए but the fact remains, as far as what Pradeep ji said just now, the fact remains that as far as scheduled castes are concerned, scheduled tribes are concerned, OBCs are concerned and minorities are concerned, आपने उनका जो कंसोलिडेशन शुरू किया है आपकी सभी पार्टीज ने, if you are able to succeed in that, then I don't see how the India alliance can be defeated. I mean, there'll have to be a miracle. How will they defeat you? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ सिंपल। जैसे कल हम लोग बहुत 3-4 दिन से हम लोग ग्रैंड हयात में थे, हम लोग सब कैलकुलेशन कर रहे थे।
तो 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है जी उनको करीबन 21 करोड़ वोट मिला था पूरे 2019 लोकसभा में। 2019 लोकसभा में आज जितनी पार्टी है इंडिया अलायंस में, वी हैड गॉट अराउंड 30.85 लाख रुपए, मतलब 30 करोड़ 85 लाख इतने वोट हमें मिले। तो ये क्लियर है, क्योंकि हम लोग अलग अलग पार्टी है, अलग अलग कैंडिडेट से, तो हमारा वोट विभाजन हो गया। अगर एक साथ इंडिया अलायंस रहती है तो मुझे लगता है कि 300 के ऊपर सीट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जी दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली। ना आज बीजेपी सोशल मीडिया जो हम लोग शुरुआत किए थे वो ही कार्यक्रम उनका प्रोग्राम लेके चल रहा है कि देखो परिवारवाद का किस प्रकार उत्तम उदाहरण है इंडिया का बैठक। लालू, तेजस्वी, सोनिया, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ममता दीदी, भतीजा उनका भतीजा को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये पूरे देश, बीजेपी का कहना पूरे देश मंच पे ये देख रहा है कि परिवारवाद का, तुष्टीकरण का, भ्रष्टाचार का एक अनोखा एग्जाम्पल। तो हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस द पीपल दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट परिवारवाद? देखिए, मैं आपको इसमें सिंपल चीज बताता हूँ। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश जी हो, ममता बनर्जी हो, इनको लाखों वोट से पब्लिक ने इनको चुन के दिया है। परिवारवाद उसको बोलते हैं कि अगर राजा का बेटा रानी के पेट से अगर आता है ना, तो उसको परिवारवाद बोलते हैं। यहाँ पे रानी के पेट से नहीं आ रहा है, मत पेटी से आ रहा है। इनको वोट मिला है इसलिए ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ममता बनर्जी को वोट मिला है, पब्लिक ने चुना है, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनी। राहुल गांधी को वायनाड के लोगों ने चुना है, इसलिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, ये लोग सबको चुनाव जीत के आए हुए। तो अगर ये डायरेक्ट नॉमिनेटेड होते तो मैं ये मान सकता था, मगर ये सब लोग लाखों मतलब 5-5 लोगों के वोट से चुन के आए, और ये इंडिया का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क से आए। तो मुझे लगता है कि इनको परिवारवाद बोलना ये गलत है, क्योंकि क्या गलती है? वहां पे राहुल जी गए, उन्होंने उनको चुना, तो मतलब आप वायनाड की पब्लिक को क्या बोलना चाहते हो कि राहुल गांधी को मत भेजो? और अमेठी की पब्लिक ने किसी और को चुना, सीधी बात है। तो परिवारवाद कहां से हो गया? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। और अगर हाँ, ये अगर बात होती कि राहुल जी चुनाव नहीं जीतते और डायरेक्ट आए होते, तो आप बोल सकते कि ये परिवारवाद है। सर आप ये बताएं, आपने वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स की बात करी, वो बिल्कुल दुरुस्त है जो आपकी बात है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स एक्सेट्रा, बट इंडिया अलायंस का जो 30 करोड़ में जी बट अकॉर्डिंग टू the vote share of the NDA alliance, I am talking about NDA, not BJP. According to the NDA vote share in 2019, that was around 45.3%. UPA का जो vote share था, that was 27.5%, and the others were 21% and 6.5%. And if you are able to get those guys also with you, then you have a very good chance of proceeding further. Now, बिल्कुल एनडीए के जो 45% हैं उसमें से काफी कम हुए हैं, क्योंकि काफी लोग एनडीए छोड़े, लेकिन और वो सब काफी लोग उसमें से आपके साथ आए हैं, और उसमें डिवीजन भी हुआ है। जैसे एनसीपी में डिवीजन हो गया है, जैसे शिवसेना में डिवीजन हो गया है, इसी प्रकार अलग अलग जगह पर भी। लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी सब्सटैंशियल वोट शेयर, क्योंकि ये कहा जाता है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट जो होता है वो वेवर नहीं करता है, वो कहीं और नहीं जाता है, वो बीजेपी को ही पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके साथ आप कैसे लड़ेंगे? बजट साहब, ये मैं भी मानता हूं, मगर ये आपका सही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है वो वहीं पे रहेगा। मगर हमें बहुत बड़ा डाउट है कि करीबन 6 से 7% जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जी, जो 2014 में आए और 2019 में आए, और कुछ लोग प्रोग्रेस मेंटालिटी, जैसे मोदी जी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते थे, वो सब सुनकर जिन्होंने डाला, वो करीबन 7% होगा। जो उनका आज आप देखते कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा पेपर है गार्डियन है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इसमें फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, नरेंद्र मोदी और अदानी का लिंक पूरे वर्ल्ड में पढ़ रहे लोग, और देश की छवि खराब हो रही है। जो 5 to 7% वोटर है ना, दैट विल बी अ स्विंग वोट, और वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जो करप्शन चार्जेस है और ये 5 साल में
जो उन्होंने भ्रष्टाचारी लोगों को ऊपर आरोप लगाया और उन्हीं को अपने पार्टी में लिया। और खुद बीजेपी के अंदर बहुत सारा लड़ाई चल रहा है जो दिख नहीं रही है, क्योंकि आज महाराष्ट्र पकड़ लीजिए। आज आपको पता है कि यहाँ पे सुधीर मुनगंटीवार है, उन्होंने ओपनली बोला कि हम खुश नहीं है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अजित पवार को आपने सर उन्होंने तो ये बोला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। कहाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, अगर एमएलए नहीं पहचाने पा रहे, शिवसेना नहीं पहचान पा रही है, तो पब्लिक तो पहचान रही है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है 5 to 7% जो मोदी जी के प्रोग्रेसिव सोच के कारण आए थे, वो लोग निराश हुए और वो स्विंग करेगा। राइट, राकेश शेट्टी साहब, thank you very much, but I'll tell you what, even with the old figures, the NDA could get only 45% of the vote. So Correct. 55% is still there for the taking. Yes. 55% है आपके पास. बिल्कुल. We are hoping for the best and we are going to give a very good fight in the coming election. और राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कल तिलक भवन में जब उन्होंने एक सभा को एड्रेस किया कि 60% से ज्यादा वोट है अभी जो इंडिया अलायंस की पार्टी से उनका मिला करके। अगर ये सब लोग एक 1-to-1 कॉन्टेस्ट अगर हो जाए बीजेपी के साथ, अगर 1-to-1 कॉन्टेस्ट हो जाता है बीजेपी के साथ तो या एनडीए के साथ, तो फिर द गेम इज ओवर। लेट्स बी वेरी क्लियर। सर गरीब कल्याण स्कीम्स जो आप लोग चला रहे हैं, दैट इज अनबीटेबल। आप उसको बीट ही नहीं कर पाएगा। मोदी जी उस तरफ आ ही नहीं रहे, बोले कि ये खर्च है, फिजूल का खर्च है। प्रदीप जी, the other thing which Rakesh Shetty साहब mentioned, which is very important. बिल्कुल। Sir, scheduled castes, scheduled tribes, minorities and OBCs. Yes. इसका अगर consolidation हो जाए, you are looking at almost 70% of the vote, not 70%, even 60%. So exactly, sir. So and Congress is working like a 83 World Cup का Indian team था ना, ऐसे ही Congress जिस प्रकार से चल रहा है। You mean not like the cricket team today? You mean not like the cricket team today? मतलब आज की क्रिकेट टीम नहीं। 1983 World Cup team. I mean, it was everybody gelling with everybody with one motive to win the World Cup. Yeah, but we still managed to get 266 runs, which is fantastic. Even today, even when everybody had written off the team, but all the same. Rakesh Shetty Saab, we won't keep you any longer. Thank you very much, sir, and congratulations again on the India Alliance meeting, which was conducted very, very successfully. Thank you so much. Namaskar, sir. और वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम। Right, and Pradeep ji,